Hello students, I am Disha Bhamnani from Vedant Educare. Today we are discussing the topic that is from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank. Anneliese Mary Frank, born on 12 June 1929. ये 1929 को born हुई थी. इनकी डेथ जो है मार्च 1945 में हुई थी. शी वॉज अ जर्मन born Jewish girl. ये Jewish थी, इनकी कास्ट Jewish थी और ये इनका जर्मन में बर्थ हुआ था. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जब नाजीज केम इनटू द पावर, उस समय इन्होंने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट की थी. ये अपने साथ ये जब उस समय जब ये छुपी हुई थी ताकि इनको कंसंट्रेशन कैंप में ना डाला जा सके, क्योंकि नाजीज लोग जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और उनको डाल देते थे कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ पे इनको लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है. जूइश जो है ये जूइश को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया जाता था. किनके द्वारा? नाजीज के द्वारा. तो उस समय ये लोग छुपे हुए थे अपने फादर के ऑफिस में. उस समय इन्होंने ये डायरी लिखी. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. उनकी फैमिली कहाँ चली गई? एम्स्टरडम में चली गई, क्योंकि नाजीज लोग एकदम से जर्मनी में आ गए थे. उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था. जूइश लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. लेकिन यहाँ तक भी नाजीज आ गए थे और वहां से भी उनको जो छुप रहे थे वहां पे, वो भी उनका बंद हो गया. नेक्स्ट, as persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब इल ट्रीटमेंट, persecution मीन्स इल ट्रीटमेंट, जूइश नाजीश लोगों का जब इल ट्रीटमेंट मतलब खराब व्यवहार जूइश लोगों के प्रति स्टार्ट हो गया था, उस समय ये जो इनकी जूइश पॉपुलेशन है ये बढ़ती जा रही थी. तो ये पूरी फैमिली कहाँ चली गई थी? जुलाई 1942 में. कहाँ पे? ऑटो फ्रैंक, जो इनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक, ये उन्हीं के ऑफिस में हाइड होने के लिए सारी फैमिली, इनके फ्रेंड्स चले गए थे. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, जब 2 साल ये छुपे रहे अपने फादर के ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप. कंसंट्रेशन कैंप, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जूइश लोगों को डाल दिया जाता है. यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है और कई लोगों की तो वहाँ पे डेथ तक हो जाती है. तो ये भी वहाँ पे अपने फादर के ऑफिस में जाकर बच नहीं पाए. यहाँ पे भी उनको पकड़ लिया गया और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया. वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर. अभी उनकी जो सिस्टर थी एन फ्रैंक की, जिनका नाम मार्गोट फ्रैंक था, उनके मरे हुए, उनकी डेथ को कुछ ही दिन हुए थे कि इनकी भी डेथ हो गई. क्यों हो गई? टाइफस, इनको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था टाइफस. इसके कारण से इसकी डेथ हो गई. हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडम. अब इनके फादर ही बचे, इनकी मदर, इनके फ्रेंड, सबकी डेथ हो गई थी वहां पर कंसंट्रेशन कैंप में. इनके फादर ही खाली सरवाइव कर पाए वहां पे. और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, हिटलर का रीन खत्म हुआ, तो ये अपने शहर एम्स्टरडम में वापस लौट आए. आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और उनके एक पर्सन ने उनको ये डायरी इनकी बेटी की लिखी हुई दी. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. इन्होंने अपनी बेटी की डायरी जो उसने 2 साल के दौरान लिखी, हाइडिंग के दौरान लिखी, उस डायरी को इन्होंने पब्लिश कराया. बहुत ज्यादा कोशिशें की कि इतनी यंग गर्ल ने एक बहुत अच्छा पार्ट लिखा है, इसको पब्लिश जरूर कराया जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. ये जो डायरी जिसमें कि इन्होंने पूरी सब कुछ चीज लिखी है, ये डायरी उनको उनके फादर के द्वारा 13th बर्थडे पर गिफ्ट की गई थी. एंड क्रॉनिकल्स दैट इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942. 12 जून के बाद जो भी इवेंट्स हुए थे, उस समय से जो भी इवेंट्स हुए थे, वही सारे इन्होंने इसमें लिखे. अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944. लास्ट एंट्री जो डायरी में उन्होंने लास्ट बार लिखा, वो कब लिखा? 1 अगस्त 1944. That means her diary ended, means the writing of the extracts ended on 1 August 1944.
44. It was eventually translated from its original Dutch into many languages. ये डायरी इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखी गई थी कि ये ओरिजिनल जिस एन फ्रैंक ने जो इनको डच लैंग्वेज में लिखा था, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती गई, क्योंकि इसमें इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया था। बहुत अच्छा पार्ट एन फ्रैंक ने इसमें लिखा था एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। There have also been several films, television and theatrical production. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्म्स बनी, थिएट्रिकल टेलीविज़न के ऊपर भी बहुत सारे सीरियल्स दिखाए गए, देन थिएट्रिकल प्रोडक्शन यानी फिल्म्स वगैरह भी बनाई गई एंड इवन एन ओपरा भी बनाया गया। ओपरा एक सिंगिंग फॉर्म होता है जिसमें इवेंट्स को बताया जाता है एक्ट करके, बेस्ड ऑन द डायरी। ये जो सारे थिएट्रिकल प्रोडक्शन थे, जो टेलीविज़न थे, फिल्म्स में, सब में इसको बताया गया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। ये डायरी हमें इतना कुछ बताती है, जैसे कोई मैच्योर गर्ल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग पावर होता है, वो सब जैसे कोई पर्सन लिखता है किसी चीज़ को, उसी तरह से इस गर्ल की 13, इवन शी वॉज इन 13 ईयर एज, बट शी रोट वेरी वेल लाइक अ मैच्योर्ड माइंड। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। यानी नाजी के टाइम पे जो भी इन्होंने टॉर्चर से जो इसने फील किया, वो सब कुछ इन्होंने बताया। एंड फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। एंड फ्रैंक जो है उस समय की बहुत अच्छी गवाह थी, उस समय की बहुत सारी गवाह थी कि क्या क्या उन पर बीती, क्या क्या उन्होंने टॉर्चर सहे। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एन फ्रैंक कहती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत एक वास्तव में बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, जो जैसा कि मैं हूँ, क्योंकि अब ये बताती हैं आगे, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ पहले लिखा ही नहीं है, कुछ भी अपने बारे में या कहीं भी कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Musings means here thinking. बल्कि इसीलिए कि मेरी 13-year-old गर्ल की बातें सुनकर, बातें पढ़कर लोगों को क्या फील होगा, वो क्या पढ़ेंगे क्या कि इस 13 ईयर की ओल्ड गर्ल ने क्या लिखा होगा ऐसा, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसलिए वो सोच रही कि मैं डायरी लिखूं कि नहीं लिखूं। Oh well, it doesn't matter. Now she is telling, she has a confidence now and she is telling कि नहीं, कोई बात नहीं, oh well, ठीक है, कोई बात नहीं, I feel like writing, मैं इसलिए लिखूंगी and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. सिर्फ मैं इसलिए डायरी लिख रही हूँ क्योंकि मुझे अपने दिल की सारी बात किसी ना किसी को कहनी है। मतलब मैं डायरी में जो भी लिखूंगी तो समझ लो मेरी सारी दिल की बातें निकल आएंगी, मैं अपना मन हल्का कर लूंगी, इसलिए मैं लिखूंगी, चाहे भले इसको कोई पढ़े या नहीं पढ़े, कोई इंटरेस्टेड हो या ना हो। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। द ब्यूटीफुल लाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है जो कि एन फ्रैंक ने लिखी है। लोगों से ज्यादा पेपर में इतना पेशेंस होता है कि हम कुछ भी लिख दें, कुछ भी अपने मन की बात निकाल दें, ना तो वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे, ना हम पे हंसेंगे, ना कुछ ऐसी जेस्चर क्रिएट करेंगे। इसलिए पेपर में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से। इसलिए वो कह रही हैं, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय चिन इन माय हैंड्स। अब वो सोच रही हैं कि क्या लिखें, कैसे लिखें, थोड़ी सी डिप्रेस्ड हैं एंड वो सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई हैं, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपने चिन पर हाथ रख के ये सोच रही हैं, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बहुत बोर फील कर रही हैं, मैं क्या करूं, लिखूं कि नहीं लिखूं, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट, और ये सोच रही हैं कि मैं घर पे ही रुकूं कि यहाँ बाहर चली जाऊं, मतलब मुझे अपना मन हल्का करना है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, आखिरकार ये सोच रही हैं चलो मैं घर पे ही रुकती हूँ, और खूब ब्रूडिंग मीन्स बहुत ज्यादा सोचने लगी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, फिर से ये अपने कॉन्फिडेंस को गेन करती हैं और कहती है नहीं, वाकई में पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक
notebook grandly referred to as a diary। वो कह रही है मैं किसी और को थोड़ी पढ़ने दूंगी इसमें, तो इसलिए टेंशन क्या, क्योंकि इसकी स्टिप बैग्ड मीन्स जैसा कि डायरी में हमने देखा है कि गत्ता चढ़ा हुआ होता है उसका, उसमें जिल्द चढ़ी हुई होती है, जिसके कारण उसकी जो कवर है बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है, मतलब फटती नहीं अंदर के पेजेस। वो कह रही इसको मैं इसमें लिख दूंगी अंदर पेजेस पे सब कुछ, और मैं किसी को पढ़ने थोड़ी दूंगी इसमें, तो इसमें क्या टेंशन है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, यानी जब तक कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है तब तक यही मेरी रियल फ्रेंड है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इसमें और मेरी डायरी में और फ्रेंड में क्या डिफरेंस है, मुझे तो जरा भी डिफरेंस नहीं दिखाई देता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। वो ये कह रही है कि मुझे अपनी डायरी को ही प्राथमिकता फर्स्ट प्लेस देना चाहिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं जिसको मैं अपने मन की बात कह सकूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मुझे आप लोगों को और भी साफ बात यह बतानी है, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो कह रही है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 ईयर की ओल्ड गर्ल है जो बिल्कुल ही अकेली है। आई एम नॉट, वो कह रही मैं अकेली नहीं हूँ। अब अपनी बात को पलटते हुए कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे तो अच्छे प्यारे प्यारे पेरेंट्स हैं और मेरी 16-year-old की सिस्टर भी है। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहती है कि मैं डायरी में लिख रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। लोग तो ये सोचेंगे डायरी में लिख रही बिल्कुल अकेली होगी तभी, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ लविंग पेरेंट्स हैं, मेरी 16-year-old सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और 30 के अराउंड मेरे फ्रेंड्स भी हैं, एंड आई कैन कॉल फ्रेंड्स। आई हैव अ फैमिली, लविंग ऑन्ट्स एंड अ गुड होम। मेरा एक अच्छा खासा घर है, मेरे चाचा चाची हैं, मतलब काफी सारे लोग हैं। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन सब ऊपर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। वो कह रही हैं ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा समय बिताती हूँ, ऐसा नहीं है। वो ये कह रही है कि मैं ये कह रही हूँ आपको कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती नहीं हूँ, हालांकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा खासा समय बिताती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वो कह रही है मैं हर चीज, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। रोजमर्रा की चीजें तो मैं अपनी बताती हूँ अपने फ्रेंड्स को, लेकिन हर चीज नहीं बता सकती उनको। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मतलब हम इतने ज्यादा क्लोजर नहीं है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब हर चीज, हर सच्चाई, मन की एक एक बात हम अपने फ्रेंड्स को बता दें, ये सब नहीं है हम में, यही तो समस्या है मेन। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। वो कह रही हैं शायद मेरा यही फॉल्ट है, कन्फाइड मीन्स टू टेल पर्सनल थिंग्स, है ना, अपने फ्रेंड को कोई पर्सनल चीज बताना। वो कह रही है शायद मुझ में ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं एक दूसरे, यानी हम दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को अपनी सच्ची बात, पर्सनल बात नहीं बता पाते। इन एनी केस दैट इज जस्ट नाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और यही शायद मेरे अंदर जो चीज है जिसको मैं चेंज नहीं कर पाती, कर सकती ना कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं हर चीज किसी को बता पाऊंगी। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैं डायरी लिखना स्टार्ट कर चुकी हूँ और कर दूंगी। Now says in the next para, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। क्या कह रही है, to enhance the image of this long awaited, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी फ्रेंड जिसका मैंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया ताकि मैं उसको हर चीज अपनी, हर दिल की बात कह सकूं, तो उसके लिए मैं हर कुछ ही नहीं डाल दूंगी, उसमें हर इमेजिनेशन नहीं डाल दूंगी। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मतलब हर चीज, चाहे कोई भी चीज हो, शुरू से एंड तक की बात हो, मैं हर चीज जॉट डाउन मीन्स हियर राइट डाउन, मैं हर चीज ही उसमें नहीं डाल। आई विल नॉट बी एबल टू राइट, आई विल नॉट राइट एवरीथिंग इन दिस डायरी एज द पीपल डू नाउ, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं एक फ्रेंड की तरह मानूंगी उसको, कि जब चीज, जो भी बात मुझे बतानी हुई तो मैं इसको बता सकूं। ऐसा नहीं कि शुरू से एंड तक क्या खाया क्या पिया, हर चीज नहीं, पर जो भी चीज मुझे बतानी हुई मैं इसको इसमें लिख दूंगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस डायरी का नाम किटी रखूंगी, मतलब इसका मैं नाम किटी रखने वाली हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई
स्टोरीज टू किटी। हालांकि वो कह रही है कि जरूरी नहीं है कि हर वर्ड कोई समझे या किटी समझे। इफ आई वर टू प्लंज राइट एंड, यदि मैं सही तरीके से डुबकी लगाकर हर चीज किटी को लिख दूं, यानी किटी डायरी में लिख दी, तो जरूरी नहीं है वो समझे। आई वुड हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, यानी वो कह रही है कि हर जो भी पढ़ेगा डायरी को या नहीं पढ़े कुछ भी हो, तो जरूरी नहीं है चाहे मैं सही तरीके से लिखूं उसमें तो हर वर्ड को समझा रहा है। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं इसमें सब कुछ लिखूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मैं लेंदी लिखना चाहती हूँ, लेकिन हालांकि मैं डिसलाइक करती हूँ कि मैं शॉर्ट में लिखूं, लेकिन फिर भी समझने के लिए, अपनी किटी को एक फ्रेंड मानने के लिए, क्योंकि हर कोई बोर हो जाएगा ज्यादा लेंदी चीज लिखूंगी, तो किटी को अपना फ्रेंड मानती है, तो वो कह रही है मैं एक शॉर्ट लाइफ स्केच ही लिखूंगी क्योंकि मैं इसको फ्रेंड समझती हूँ। हालांकि मैं इतना शॉर्ट लिख नहीं पाती, लेकिन फिर भी लिखूंगी। नाउ एंड फ्रैंक सेज माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी, जो बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हैं ये और कहती जा रही हैं, शी इज गोइंग टू right now and says my father who is the most adorable father, who is the most loving father I have ever seen। वो कह रही इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं मुझे जो शायद ही किसी के फादर होंगे। didn't marry my mother until he was 36, जब तक कि वो 36 ईयर ओल्ड के नहीं थे तब तक उन्होंने शादी नहीं की। शी वॉज 20, और उनकी मदर कितने साल की थी? 25 की। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। अब उनकी जो सिस्टर हैं जिनका नाम मार्गोट फ्रैंक है, वो कहाँ पे पैदा हुई थी, कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था? फ्रैंकफर्ट में, जो कि जर्मनी में था। एंड द year was 1926. I was born on 12 June 1920. Now she is giving the birth date of her and she is telling she was born on 12 जून, यानी एन फ्रैंक का बर्थ जो है 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो कह रही हैं जब तक मैं 4 ईयर्स की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। एमिग्रेट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाना, पलायन कर लेना, शिफ्ट कर लेना। तो कह रहे हैं उनके फादर कहाँ चले गए थे? हॉलैंड में 1933 में। शी वॉज born on 1929 and after the age of 4 years her father went in Holland in 1933. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September. वो कह रही वो सितंबर में गई थी उसकी मदर। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। वो कह रही जबकि मैं और मेरी बहन, मैं फादर और मदर तो चले गए हॉलैंड में, और उसकी बहन को और उसको कहाँ रखा गया? उसके ग्रैंड मदर के साथ में रखा गया। कहाँ पे? आशन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट भी चली गई, सितंबर में उसकी मदर गई, और उसकी जो बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम मार्गोट था वो कब? दिसंबर में हॉलैंड में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और ये कब गई एन फ्रैंक? February में। when I was plunked down on the table as a birthday present for my Margot। वो कह रही हैं मेरे को उस समय मार्गोट के बर्थडे के दिन एज अ गिफ्ट के रूप में मुझे पेश किया गया। मतलब वो कह रही है उसके फादर ने ये फरवरी में उसको बुलाया, तब उसकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर जिसका नाम मार्गोट था, एज अ बर्थडे प्रेजेंट उसको दिया। कहा कि ये देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे बर्थडे पर आई है ना। एंड फ्रैंक सेज आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। वो कह रही अब मैंने उसके तुरंत ही बाद जब मैं फरवरी में वहाँ आई तो मैंने अपनी नर्सरी की पढ़ाई वहीं पे चालू कर दी, स्टार्ट कर दी, और मैं वहाँ पे जब तक 6 ईयर्स की थी तब तक वहाँ पे रही। और उस समय एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तब तक मैं फर्स्ट क्लास में चली गई थी। इन द 6th फॉर्म माई फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट क्लास, 6th फॉर्म मीन्स हियर 6th क्लास। और 6th क्लास में माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस। मेरी जो टीचर थी वो जो जिनका नाम था मिसेस क्यूपरस, वो हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब सभी टीचर्स की हेड थी। द हेड मिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ड ब्रेकिंग फेयरवेल। क्योंकि 6th क्लास में ये शिफ्ट करने वाली थी दूसरी जगह पे, तो कह रही हमने बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम दोनों एक दूसरे इतने ज़्यादा इंटीमेट हो गए थे, इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे कि हमने बहुत ज़्यादा दुख से हम एक दूसरे से अलग हुए, हमने फेयरवेल दिया। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल हुई।
अब वो कह रही है आगे की कहानी अपनी कि 1941 में उनकी ग्रैंड माँ बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए उस ईयर जो बर्थडे मनाया गया बहुत ही नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से मनाया। नेक्स्ट पैरा, एंड फ्रैंक सेज ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और इस तरीके से ग्रैंड माँ की डेथ 1942 में हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कहती है कोई भी नहीं समझ सकता कि मुझे अपनी ग्रैंड माँ से कितना प्यार था और मैं उनको कितना मिस करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। वो कह रही जब मैंने 1942 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो मैंने एक्स्ट्रा मोमबत्ती उसमें जलाई, एक्स्ट्रा कैंडल उसमें जलाई ताकि मैं अपनी ग्रैंड माँ को याद कर सकूं उनकी तरफ से। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, वो कह रही हैं अब कौन फैमिली में बचा था, बस मदर फादर और दोनों सिस्टर्स, हम आराम से चल रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, वो कह रही है उस तरीके से मैंने 20 जून 1942 को अपनी डायरी का जो ये फर्स्ट पार्ट है जो मैंने अभी भी बताया है। एंड फ्रैंक कह रही है जहां से इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट की, मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट जो अपनी बुक में दिया गया ये 20 जून 1942 का है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये मेरी डायरी को एक अच्छा डेडिकेशन है मेरी ग्रैंड माँ को। नाउ शी सेज 20 जून को जो उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया अपनी दादी माँ के बारे में बताया, इसके बाद वो डायरी को प्रेजेंट करते हुए मतलब स्टार्ट करते हुए कहती हैं वापस से, डियरेस्ट किटी आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। वो कह रही हैं कि हमारी क्लास, अब उस दिन का इंसिडेंट बता रही हैं, पूरा बता रहे 20 जून का, कि हमारी पूरी क्लास उस दिन क्या कर रही थी, इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब थर थर कांप रही थी। क्यों? द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्योंकि सारी क्लास थर थर कांप रही थी क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन फेल हो जाएगा, यानी उसी क्लास में ही रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास तो समझ लो, एंड फ्रैंक कह रही है हमारी क्लास के आधे बच्चे तो समझ लो शर्त ही लगा रहे थे। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। जीएन इनकी फ्रेंड है एंड फ्रैंकी, वो हंस रही थी, दोनों ही फ्रेंड्स आपस में हंस रही थी। क्योंकि वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उनके पीछे जो 2 बॉयज थे वो पता नहीं कैसे ही शर्त लगा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातों को सुनकर इनको बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उन 2 बॉयज के नाम क्या थे? सीएन एंड जैक्स, who have staked their entire holiday savings on their bet। अब उन्होंने शर्त में जो उन्होंने सेव किया था, पूरे दिन का जो उनका सेविंग किया हुआ पैसा था वो सब उन्होंने बेट में यानी शर्त में लगा दिया कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास, बस यही चल रहा था, सुबह से रात तक एक दूसरे को क्या कह रहे थे, तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं, यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, इसी तरह से उनकी बातें चल रही थी। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। वो कह रही है कि हालांकि इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस, उनको रिक्वेस्ट करती जा रही थी कि ऐसे फालतू की बातें मत करो, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट, ये यदि मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था उन दोनों पर कि मैंने उनको गुस्से से चुप कराने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुए चुप। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। वो कह रही है अगर मुझसे पूछा जाए कितने बच्चे पास होंगे या क्या, तो वो कह रही है लगभग 25% स्टूडेंट, क्वार्टर ऑफ द क्लास, वो तो समझ लो फेल होने ही हैं। लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द, लेकिन टीचर्स को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्या करने वाली। नाउ एंड फ्रैंक सेज आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कह रही हैं हाफ ऑफ द क्लास तो, क्वार्टर ऑफ द क्लास तो कैसी है, बिल्कुल ही, एक मिनट बेटा फिर से बताना पड़ेगा। नाउ एंड फ्रैंक सेज आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कह रही है मुझे अपनी और अपनी जो गर्ल फ्रेंड्स है, मतलब जो लड़कियां हैं मेरे साथ वाली, उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। वी विल मेक इट, हम तो हो जाएंगे पास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, मुझे मैथ्स में थोड़ी चिंता है। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट,
ठीक है इंतजार कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। Until then we keep telling each other not to lose heart। तब तक तो हम एक दूसरे को, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो हम एक दूसरे को यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो। I get along pretty well with my all teachers। वो कह रही हैं मेरी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती थी। There are 9 of them। 9 टीचर्स थी, 7 men and 2 women। इसमें से 7 मैन थे और 2 वीमेन थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। ओल्ड फॉगी मतलब पुराने विचारों के थे पर्सन। वो कह रहे जिनका नाम मिस्टर कीजी था, वो मैथ्स पढ़ाते थे, वो पुराने विचारों के थे। हु टीचेस मैथ वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस। वो काफी समय तक मतलब हर बार मुझ पर गुस्सा ही रहते थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। क्योंकि इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने बहुत ज्यादा बार मुझे वार्निंग दी कि बेटा ऐसा मत करो, ज्यादा बोलो मत, लेकिन मेरी जो बोलना है कंटिन्यू रहा, इसलिए उन्होंने मुझे एक उस दिन पनिशमेंट के रूप में एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट का नाम, जो सब्जेक्ट पर उन्होंने ऐसे लिखने के लिए कहा वो था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है? जो ज्यादा पर्सन बोले उसको चैटर बॉक्स कहा है इन्होंने। तो उन्होंने इस सब्जेक्ट पर उन्हें एक ऐसे लिखने के लिए कहा अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? क्या लिख सकते हो आप उस पर? आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो गई कि मैं इस पर क्या लिखूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन मीन्स रोट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। अब उन्होंने कहा क्या लिख सकते हैं इस पे। मुझे चिंता भी हुई, लेकिन आखिरकार जो उन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया था उसका वो मैंने अपनी कॉपी पे नोट कर दिया कि मुझे ये घर से कर आना है। टक्ड इट इन माई बैग, और वो कॉपी जिसमें मैंने वो सब्जेक्ट लिखा वो मैंने अपने बैग में डाल दी कॉपी। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और उस समय मैंने चुप रहने की कोशिश की। इन द नेक्स्ट पैरा, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। नाउ एंड फ्रैंक सेज कि उस शाम को जब मैं घर पे वापस आई स्कूल के बाद, जब मेरे मिस्टर कीजिंग जो कि मैथ टीचर थे, उन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने को कहा, तो जब मैंने होमवर्क वगैरह फिनिश करा तो उसके बाद मेरी नजर कहाँ पड़ी? उस ऐसे पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन की चिप को अपने मुंह में डालते हुए, है ना, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि क्या लिखना है इस पर। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। अब वो कह रही है कोई भी लिख सकता है, अगर मैं लिखना चाहूँ कुछ भी तो सब्जेक्ट पर कुछ भी लिख सकती हूँ। चैटर बॉक्स पर की बातें क्यों करी जाती है, क्या इनका इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो कह रही है कि मैं ऐसे नहीं अपनी लाइंस को छोड़ कर, वर्ड्स को छोड़ कर, स्पेस डाल कर मैं खूब बड़ा ऐसे लिख सकती थी उस पर। लेकिन वो कह रही मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि ऐसा तो कोई भी कर सकता है, बल्कि मुझे ऐसा ऐसे लिखना था जिससे कि मैं टॉकिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो सर को बता सकूं। आई थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे माइंड में आइडिया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैज असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। वो कह रही है मैंने आखिरकार आफ्टर ऑल 3 पेजेस लिख डाले और मिस्टर कीजिंग वो मुझसे सेटिस्फाई हो गए मेरे ऐसे को देखकर। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। वो कह रहे टॉकिंग करना तो स्टूडेंट का काम है, मतलब एक तरीके की कला है जो क्या है, आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। वो कह रही है कि स्टूडेंट करते हैं टॉकिंग तो, लेकिन मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन मैं कैसे बचाऊं इस हैबिट को, क्योर कैसे हो पाऊं इस हैबिट से, मैं अपने आप को सेव कैसे कर पाऊं कि मैं आज से टॉकिंग नहीं करूंगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। वो कह रही क्योंकि मेरी माँ को ही बहुत आदत थी बोलने की, इसलिए मैं कैसे अपने आप को रोक पाऊं, मैं कैसे क्योर कर पाऊंगी। इफ नॉट मोर एंड दैट इज देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड हैबिट। वो कह रही है ये तो हमारी जन्मजात से ही आदत है, मेरी माँ को ही बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, तो मैं अपने आप को क्योर कैसे कर पाऊंगी। यानी कि एन फ्रैंक ने उनको अपने ऐसे में इस तरीके की बातें लिखकर कन्विंस करने की कोशिश। शी सेज मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। अब जब उन्होंने मेरे
ऐसे को पढ़ा तो बहुत ज़्यादा हंसने लगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगे मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे, किस तरीके की बातें इसने लिखी। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन मैंने आगे बढ़ा और नेक्स्ट लेसन भी उन्होंने मुझे दिया। ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल मीन्स हियर समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। लेकिन मेरी बातें वो कह रही हैं उस दिन जो मैंने ऐसे लिखा उस पे उनको हंसी आ गई और आखिरकार मेरी बातों का होना चालू रहा, मैं बातें करती ही रही, इसलिए उन्होंने मुझे एक नेक्स्ट टॉपिक दिया और वो था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। मतलब ऐसा चैटरबॉक्स, ऐसी बातूनी पर्सन जो कि कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता, इस पे आपको ऐसे लिखना है। आई हैंडेड इट इन, और इस तरीके से मेरे को जो उन्होंने टॉपिक दिया वो मैंने अपने पास रखा। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। अब मैं आगे चुप रह गई और 2 लेसन वो पढ़ाते गए। उन्होंने मुझे टॉपिक दे दिया था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और इसके बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल भी 2 लेसन पढ़ाते हुए बिल्कुल भी नहीं टोका। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled quack 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 said Mr. Chatterbox। वो कह रही है कि जब उन्होंने मुझे इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए बोला था, वो मैं लिख के आई थी और मैंने उनको सौंप दिया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल भी क्लास में नहीं टोका, ना ही मुझे कोई पनिशमेंट दिया। लेकिन एक बार फिर जब 3rd लेसन वो पढ़ा रहे थे तब मैंने वापस से बातें शुरू कर दी और उन्होंने मुझे एक फाइनल वापस से उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। इस ये टॉपिक उन्होंने उसको लिखने के लिए दिया। किसको? एन फ्रैंक। पैरा द एन फ्रैंक सेज द क्लास रोअर। जब उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने मुझे टॉपिक दिया कि क्वैक क्वैक वाला, तो उस समय पूरी क्लास हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। इंजेन्युटी मीन्स ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटर। जो मुझे पहले लिखना था वो मैं 2 एसेज में ऑलरेडी लिख चुकी थी, इसलिए वो कह रही है मेरे पास नया कुछ लिखने के लिए ही नहीं है। इट वॉज टू कम अप विथ समथिंग एल्स। वो कह रही है कुछ और ही लिखना चाहिए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया करना पड़ेगा। माई फ्रेंड सेन, मतलब कुछ ओरिजिनल करना पड़ेगा। माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोएट्री। मेरी फ्रेंड जो सेन थी वो जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पोएम्स लिखा करती, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे। उसने मुझे ऑफर किया कि एक ऐसे लिखेंगे हम साथ में, लेकिन कहाँ, किस में? वर्स फॉर्म में, मतलब एक पोएम के रूप में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वर्स एंड जम्प्ड फॉर जॉय। नाउ शी इज टेलिंग कि सेन ने मेरी मदद करी और मैं खुशी से उछल पड़ी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was in. वो कह रही मिस्टर कीजिंग बार बार मुझे ऐसे लिखने के लिए मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ताकि मैं बातें करना बंद कर दूं, लेकिन मैं इस बार उनका ही मजाक वर्ड्स फॉर्म में, मतलब पोएम में उड़ा दूं। Now she tells in this para, I finished my poem and it was beautiful। वो कह रही मैंने अपनी फ्रेंड के साथ, सेन के साथ बहुत अच्छी पोएम लिखी, फिनिश कर दिया आखिरकार, एंड बहुत सुंदर ही बनी थी, वो बहुत अच्छी पोएम लिखी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। और उस पोएम में मैंने कैरेक्टर्स कौन कौन डाले थे? मदर डक और फादर स्वान को, विथ 3 बेबी डकलिंग्स। उनके 3 बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिसको कि फादर के द्वारा ही काटकर मार डाला गया था। क्यों? बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते। यानी पोएट्री में उन्होंने क्या डाला? मदर डक और फादर स्वान को, जिसमें उनके 3 बच्चे थे जो कि ज्यादा बातें करते थे, पूरा दिन क्वैक क्वैक किया करते थे, और उसको उसके फादर ने ही काट कर मार डाला। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। वो कह रही वो तो उनका मजाक उड़ाना चाहती थी, क्योंकि वो कह रही थी क्योंकि इसको फादर की तरह ट्रीट कर रही है ना मिस्टर कीजिंग को, कि फादर ही बार बार हमें कह के मार डालेंगे। मतलब मिस्टर कीजिंग जो हमारे टीचर हैं वही मुझे बार बार कह के मार डालेंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पोएट्री में फादर का, स्वान के बारे में बता कर कि उन्होंने अपने 3 बच्चों को काट क्योंकि वो बोलते थे ज्यादा इसलिए मार ही डाला। लेकिन उस समय क्या हुआ? लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। लेकिन जब उन्होंने अपनी पोएट्री मिस्टर कीजिंग को दी तो उन्होंने बिल्कुल सही रूप में लिया उसको, अदरवाइज नहीं लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने वो पोएम पूरी क्लास के सामने पढ़ी, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसमें अपने खुद की बातें भी बताई, खुद के कमेंट्स भी दिए कि उनको कैसी लगी, क्या लगी। एंड
टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। ना सिर्फ उन्होंने इस क्लास में जिसमें एन फ्रैंक पढ़ती थी उसमें ये पोएम पूरी क्लास को बताई, बल्कि दूसरी क्लास में जाकर बताई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो कह रही उस दिन से, जब से मैंने ये पोएम लिखी उस दिन से मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला, ना ही एक्स्ट्रा वर्क मिला, और मुझे बातें करने के लिए भी फ्री छोड़ दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उल्टा क्या असर पड़ा मेरी पोएम का, मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डेज। अब मिस्टर कीजिंग भी तरह तरह के जोक क्लास में बताने लगे, तरह तरह के जोक्स मारने लगे थे। मिस्टर कीजिंग जो कि एक कैसे थे, फॉगी क्रिएचर थे, बहुत ही ओल्ड फैशन, जो कि किसी भी बात को लाइक नहीं करते थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट पर्सन थे, वो भी आजकल जोक मारने में। मतलब मेरी पोएम का इतना ज्यादा असर हुआ उन सर पर कि मुझे तो कभी उन्होंने उसके बाद डांटा ही नहीं, बल्कि खुद भी अपनी मेरी क्लास में जोक मारने लगे थे। योर्स एंड फ्रैंक, इस तरीके से अपनी उस दिन के एक्सट्रैक्ट को, उस दिन की बात को एंड करती हैं जो कि उन्होंने स्कूल में फील किया था। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। If you have any doubts, and I will provide you the question answer in the second part. Thank you.